तुम लोगों को भेड़ों के पुराने बाड़े में चलना है, ये खान बाबा का हुक्म है। हम बेचू चरा यकजा हो गए। मुझे उसकी तरफ से उलझन थी, इसलिए मैंने भराई हुई आवाज में कहा, खुदा का शुक्र है कि तुम हमारी बोली जानते हो। तुम्हारा एहसान होगा अगर तुम अपना नाम भी बता दो। कंदूर खान, अब ज्यादा बक बक ना करो और बाहर की तरफ चल दो, उसने अपनी क्लाशनकोफ के नाल से इशारा करते हुए कहा, और हम लोग बेजुबान चौपायों की तरह नकाशी के रास्ते की तरफ चल दिए। वो पिछली रात वाला रास्ता था। फर्क है सिर्फ इतना था कि राहदारी में अंधेरा दूर करने के लिए इस वक्त दीवार गिर मशलें रोशन थी। राहदारी में कुछ दूर जाने के बाद वो अचानक बाएं जानब उसी कोठड़ी में घुस गया जहां से मैं पिछली रात गुजरा था। वो रास्ता तंग था, इसलिए हम एक कितार की सूरत में मुड़े। इस वक्त तक वो कोठड़ी का बेआवाज दरवाजा खोल चुका था। हम उससे गुजर कर दूसरी तरफ निकले तो हमारे अक्क में बकिया तीनों चिंगारी भी उस तरफ आ गए। वो एक वसी और सायादार अहाता था। वहां भी चंद मछलें रोशन थीं, लेकिन इस रकबे के लिए उनकी रोशनी नाकाफी थी। इस वक्त मुझे वहां रची हुई बसांद और सिलन को पहचानने में दुश्वारी नहीं हुई। वो यकीनी तौर पर भेड़ों का कोई मतरूक बाड़ा था, जहां बैक वक्त सैकड़ों भेड़ें समा सकती थीं। पथरीली जमीन पर जमी हुई घास और खुश्क गलाजत की तहों से अंदाजा हो रहा था कि वो जगह खासी मुद्दत से जेरे इस्तेमाल नहीं थी। तुम दोनों अलग हो जाओ, कंदूर खान ने एक जगह रुक कर औरतों से कहा। हम औरतों पर हाथ उठाना मर्दानगी के खिलाफ समझते हैं, लेकिन तुमने हमारे काम में दखल अंदाजी की तो हम तुम्हारे हाथ पैर बांधने पर मजबूर हो जाएंगे। वहां फैली हुई नाकाफी रोशनी में उसका चेहरा खुशमनाक और डरावना नजर आ रहा था। एक शख्स कहीं से रस्सी की कई लच्छियां ले आया। मेरे और सुल्तान शाह के हाथ पुश्त पर ले जाकर बांध दिए गए तो हमने ज्यादा एहतजाज नहीं किया, क्योंकि हमें आने वाली मुसीबत के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं हो सका था। हमारे हाथ बांधने के बाद अचानक दो चिंगारियों ने अपनी क्लाशनकोफें जमीन पर डाली और हमसे लिपट पड़े। वो दोनों बहुत तवाना और जसीम थे। शायद हम उनका मुकाबला कर ही लेते, लेकिन हाथ बंधे होने की वजह से हम दोनों ही बेबस थे। हम चीख चिल्लाकर अपनी मुदाफत की कोशिश करते रहे, लेकिन ज्यादा देर तक अपने कदमों पर खड़े न रह सके। उन्होंने हमें जमीन पर गिराते ही पूरी महारत और फुर्ती के साथ हमारे पैर भी बांध डाले। दोनों औरतों ने इस वहशियाना सलूक पर एहतजाज करते हुए हमारी तरफ बढ़ने का इरादा किया, लेकिन कंदूर खान ने एक हल्का ब्रस्ट मारकर उन्हें अपनी जगह रुके रहने पर मजबूर कर दिया। क्लाशनकोफ की मोहलक गोलियां संगलास जमीन से उचटकर इधर उधर तैर गईं। मामला यक बजक बहुत गंभीर हो गया था। उन दोनों ने हमें बेबस करके अपने कंधों पर लादा और एक ऐसे मकाम पर ले गए जहां की छत को सहारने वाले शहतीरों से कई रस्सियां झूल रही थी। दो रस्सियों के सिरों से हमारे पैर मजीद जकड़े गए। फिर बेरहमाना झटकों के साथ हम सर के बल फिजा में मुअल्लिक होते चले गए। हमारी खोपड़ियां जमीन से चंद फुट बुलंद करने के बाद रस्सियां बांधी गईं और हम उल्टे लटके रह गए। उल्टी काब ने चंद ही घंटों में हमें उस हाल को पहुंचा दिया था। विराहजानी अंदाज में उन पर बरसती रही। उनकी गालियां तीनों शिंगारियों की समझ से बाहर थी। कंदूर खान खामोशी से उसकी बेबसी से लुत्फ अंदोज होता रहा। हमें लटकाने के बाद तीनों शिंगारियों ने एक तरफ बैठकर उस तरह सिगरेटें जलाई जैसे वो किसी अहम काम को पाया तकमील तक पहुंचाकर फारिग हुए हों। कंदूर खान ने अपनी बोली में उनसे कुछ कहा, फिर नपे तुले कदमों से चलता हुआ हमारे करीब आ खड़ा हुआ। जब तक तुम लोग हवेली वाले गद्दार के बारे में जुबान नहीं खोलोगे, इसी हालत में भूखे प्यासे लटके रहोगे हत्ता कि तुम्हारी रूहें जिस्म का साथ छोड़ देंगी। वो ऊंची और नफरत अंगेज आवाज में बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने फंसी फंसी और नीची आवाज में कहा, हम ज्यादा देर तक ये अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, फिर हमारी जुबानें चल पड़ेंगी। क्या तुम यही चाह रहे हो? मैंने मुबहम अल्फाज इस्तेमाल किए ताकि वहां कोई और भी हमारी बात सुनने या समझ रहा हो तो कोई हतमी नतीजा अखज़ न कर सके। सब्र और हिम्मत से काम लो। इस बार उसकी ऊंची आवाज नहीं थी, लेकिन वो सरगोशी की हद तक धीमी भी नहीं हुई थी। इस कमरे में पल पल तुम्हारी निगरानी हो रही थी। यहाँ कोई देखने और सुनने वाला नहीं है। सुबह तक नक्शा बदल जाएगा और तुम अपनी इस तकलीफ को भूल जाओगे। तंदर खान की होशियारी ने तुम्हें इस नागानी मुसीबत में डाला है। खाया पिया मुंह को आ रहा है, तुम तक कौन ये अजियत सह सकेगा? मैंने कहा, हो सकता है कि नक्शा बदलने तक हमारी रूहें कब से अंसरी से परवाज कर चुकी हो। काश मैंने तुम लोगों के बहकावे में आकर काब उल्टी न की होती। मायूसी और बदगुमानी की बातें मत करो। तुम दोनों इतने बोधे नजर नहीं आते जितने बने हो। मालूम होता है कंदूर भाई तुम्हारा रात वाला दोस्त है। सुल्तान शाह ने भराई हुई आवाज में कहा, इससे कहो कि ये थोड़ी देर के लिए उल्टा लटक कर देखे कि इस हालत में रात गुजारनी कितनी मुश्किल है। बस ज्यादा बातें ना करो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाए। फिर उसकी आवाज करख्त और बुलंद होगी। तुम्हारी जिद ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकेगी। तुमने सुबह तक हट धर्मी ना छोड़ी तो तुम्हारी खोपड़ियों के नीचे अलाव दहका दिए जाएंगे और तुम्हारे भेजे पिघल कर नाक के रास्ते बाहर आ जाएंगे। क्या ऐसा भी हो सकता है? सुल्तान शाह ने बुखलाई हुई आवाज में सवाल किया। वो कोई जवाब दिए बगैर एक तरफ चला गया। मैं जिस रस्सी के सहारे लटकाया गया था उसमें कुछ बल मौजूद थे जो मेरे बोझ से आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे थे और मैं उसी रफ्तार से घूमता जा रहा था। मेरे लिए वो हालत मज़ाक़ खेज ही नहीं, बहुत ज्यादा तकलीफ दे भी थी। मैंने देखा कि कंदूर खान अपने तीनों साथियों के पास जा बैठा था। मेरा और गजाला भी थक कार कर नीचे बैठ चुकी थी।
उन दोनों ने अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए सिर्फ जुबान का सहारा दिया था। अमली तौर पर उन्होंने कंदूर खान की हदायत से इन्हें राहत नहीं किया था। मेरी दानिश में उनका रवैया दानिशमंदाना था, क्योंकि वो दोनों उन शिंगारियों की वहशियाना ताकत का मुकाबला करने की काबिल नहीं थी। अगर उन लोगों को एक बार औरतों से भिड़ जाना पड़ता तो वो उनकी तौहीन और तजलील के लिए कोई भी अद अबूर कर सकते थे। घूमती हुई रस्सी की वजह से मैं उस बाड़े के तकरीबन हर हिस्से का जायजा ले रहा था। तीसरे चक्कर में मुझे कंदूर खान अपनी जगह पर नजर नहीं आया। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर हर तरफ देखा, लेकिन वो कहीं भी मौजूद नहीं था और हम सब उर्दू से नवाकिफ शिंगारियों के रहमो करम पर रह गए थे। कंदूर खान की मौजूदगी की वजह से मेरे दिल को जो डहारस थी वो तशवीश में बदल गई, क्योंकि मशलों की लर्जा रोशनी में दोनों औरतों के चेहरे जर्द और सूते हुए नजर आ रहे थे। बदकिस्मती ये थी कि उन्हें कंदूर खान के दौरे किरदार का बिल्कुल इल्म नहीं था। इसी वजह से वो हम दोनों के मुकाबले में ज्यादा फिक्रमंद और मुतवाहिश नजर आ रही थी। वक्त धीमे धीमे सरकता रहा, माहौल और मनाजिर में जरा भी तब्दीली रुनमा नहीं हुई। यूं मालूम हो रहा था जैसे सब कुछ अपनी जगह मुंचमंद होकर रह गया हो और मुझे उल्टा लटके हुए घंटों गुजर चुके हो। मेरे रस्सी के बल खत्म हो चुके थे, लेकिन पिंडली की जिल्द में पवस्त होती हुई रस्सी ने मुझे बेचैन किया हुआ था। क्या हम वाकई सर्राज चमगादड़ों की तरह उल्टे लटके रहेंगे? सुल्तान शाह ने मायूसाना लहजे में सकूत तोड़ा तो मैं चौंक पड़ा। अब तो कंदूर खान भी यहाँ मौजूद नहीं है। मुकद्दरात को टालना इंसानी बसात से बाहर है। मैंने दिलासा देने के लिए जुबान खोली थी कि उसने बेजारी के साथ मेरी बात काट दी। हैरत है कि तुम उल्टे लटकने के बावजूद फलसफा बोल रहे हो। मुझे इन बातों से कतई दिलचस्पी नहीं है। इनमें से कोई भी मेरे करीब आया तो मैं उसे उलझ जाऊंगा। तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे हाथ भी बंधे हुए हैं। उसकी बातों के रद्द अमल में मेरा लहजा चिढ़ाने वाला हो गया। ये तीनों उर्दू जुबान नहीं समझती, इसलिए तुम्हारी गालियां और कोसने को भी रायगाह ही जाना होगा। काफी वक्त गुजर गया। दहशत और बेयकीनी के बावजूद हर एक तकान का शिकार हो चला था। पहले वीरा उस गंदी और खुरदरी जमीन पर दराज हुई, फिर शिंगारियों ने बारी बारी पैर देने का फैसला किया। उनमें से एक पहले बैठा रहा, बकिया दो ने अपनी पगड़ियां खोलकर जमीन पर बिछाई और उन पर लेट गए। उसके बाद गजाला भी ज्यादा देर तक बैठी नहीं रह सकी। मेरा अंदाजा था कि आधी रात गुजर चुकी थी। हर तरफ सकूत की हुक्मरानी थी, जिससे माहौल की हैबत में मजीद इजाफा हो रहा था। इस वक्त भी कंदूर खान की आमद के कोई आसार नहीं थे। संदल खान ने शायद नशे में होने की वजह से हमें रात भर के लिए उस टोली के हवाले कर दिया था। मुझे पूरा यकीन था कि सुबह वो जरूर आएगा, और अगर इस वक्त तक कंदूर की यकीन दहानी के मुताबिक नक्शा बदलने वाली कोई कार्रवाई शुरू ना हुई तो हम पर तशद्दुद का नाकाबिले बर्दाश्त और लामतला ही सिलसिला शुरू हो सकता था, जिसमें हमारे सरों के नीचे आग दहकाने का अमल भी शामिल होता। फिर मैं चौंक पड़ा। मुझे शुबा हुआ कि मेरा वहम था। रात के पुरहोल सन्नाटे में मुझे दूर से कई घंटियों की आवाजें गूंजती हुई सुनाई दी थी। फिर हैरतनाक तौर पर फिजा में बेशुमार घंटियां बजने लगी। पहरे पर मामूर मुहाफिज उछल कर उठा और उसने अपनी बंदूक की नाल ऊपर उठाकर गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसके साथी भी हड़बड़ाकर उठे और उन्होंने भी अंधाधुंध हवाई फायरिंग शुरू कर दी। उनकी गोलियां फूस की छत को चीर कर ऊपर निकल रही थी। फायर से भी फायरिंग का सिलसिला शुरू हो चुका था, जो बहुत तेजी के साथ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। मालूम हो रहा था कि बाहर वाले नींद से बेदार होकर उससे चांद मारी में शरीक होते जा रहे थे। एक तरफ धुआंधार फायरिंग के शोर से कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, और दूसरी तरफ से लातादाद घंटियां बजाई जा रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे घंटी वालों ने गालान के इर्द गिर्द फैलकर एक साथ घंटियां बजानी शुरू कर दी थी, और शिंगारी अपनी अपनी जगहों से गोलियां चलाकर सरदार पाइंदा गुल से अपनी वफादारी का ऐलान करने में मसरूफ थे। वीरा और गजाला ने खौफजदा होकर अपनी जगह छोड़ दी थी। इस वक्त तक मैंने जो कुछ सुना था उसके मुताबिक शिंगारा के किसी भी हिस्से में अचानक की घंटी बजने लगती थी, और थोड़ी देर की फायरिंग के बाद घंटी बजाने वाला पुरस्रार तौर पर कहीं रोपोश हो जाता था। मगर उस रात बेशुमार घंटियां मुसलसल बज रही थी। वो शिंगारी भी हवाई फायरिंग से खौफजदा होकर भागते हुए नजर आ रहे थे। शायद कंदूर खान की पेशगोई दुरुस्त साबित होने की घड़ी सर पर आन पहुंचते। हमारे साथ मौजूद तीनों शिंगारी वहशियाना चीखों पुकार के साथ अपने मैगजीन लोड करके बेमकसद गोलियां चलाते रहे। वो किसी तवील मार्का आराई की तैयारी करके नहीं आए थे, इसलिए थोड़ी देर में उनका गोलियों का जखीरा खत्म हो गया। मगर घंटियों का शोर अपनी जगह बरकरार रहा। वक्त गुजरने के साथ उनकी घंटियों की मिली जुली आवाज ने अजीब सा जंगी तरन्नुम इख्तियार कर लिया था। मैगजीन खाली होते ही उनमें से एक चिंगारी उछलकर नकासी के रास्ते की तरफ दौड़ पड़ा। बाकी दोनों अफराद ने वहीं खड़े खड़े जोश और खरोश से बातें करनी शुरू कर दी। शायद बाहर फैली हुई अड़बोंग पर तबादला ख्याल कर रहे थे वो, और जज्बात में अपने आपे से बाहर हुए जा रहे थे। इनसे हरगिज ना उलझना। पीरा को दबे कदमों उनकी तरफ बढ़ता देखकर मैं वहशत ज़दा होकर चीख पड़ा। इस वक्त इन पर दरिंदगी सवार हो चुकी है। ये लिहाज किए बगैर तुम्हें उधेड़ डालेंगे। वीरा अपनी जगह पर रुकी। दोनों आदमियों ने लम्हा भर के लिए मेरी तरफ देखा और फिर अपने मुबाहिसे में उलझ गए। उनके नजदीक मेरी हैसियत सानवी हो चुकी थी। असल अहमियत घंटियों की आवाज की थी। मुशायरा हो रहा है। सुल्तान शाह मुसर्रत से बोला, घंटियां बज रही हैं, गोलियां चल रही हैं। अगर हमें यहाँ से जिंदा वापस लौटने का मौका मिल सका तो हमें अपने तजुर्बात पर खुद यकीन नहीं आएगा। तसादुम का सिलसिला चल निकला है।
तो अब कुछ न कुछ हो कर रहेगा। कंदूर खान झूठ नहीं बोल रहा था। मेरा ख्याल है कि अभी तसादुम नहीं हुआ, छेड़छाड़ चल रही है। मैंने होलनाक शोर पर से ध्यान हटाए बगैर कहा, तुम गौर करो तो गोलियों और घंटियों की आवाजों में मरने या जख्मी होने वालों की दर्दनाक चीखें शामिल नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो। सुल्तान शाह ने फौरन तायद की। मुकाबला हो रहा होता तो वो लोग भी घंटियां छोड़कर हथियार संभाल चुके होते। वैसे भी घंटियों की आवाजें कतरे दूर से आ रही हैं और एक ही फासले पर ठहरी हुई हैं। बस हवा के साथ इनमें कुछ कमी पेशी होती महसूस हो रही है। बागी बहुत चालाक मालूम होते हैं। वो पाइंदा गुल के हामियों की कमजोरियों से फायदा उठाकर उनका भारी एमुनेशन जाया करा रहे। ये गधे इसी रफ्तार से गोलियां बरसाते रहे तो चंद घंटों में नहत्ते रह जाएंगे। इस मकसद के लिए एक घंटी की आवाज भी काफी थी। इन्होंने इतना बखेड़ा क्यों फैला है? एक घंटी बज रही होती तो पाइंदा गुल के हामी अभी तक उस आवाज की समत में निकल पड़े होते। हर तरफ से आने वाली आवाजों ने उन्हें बुरी तरह बदहवास कर दिया। बस वो अपनी अपनी जगह पर रुककर गोलियां बर्बाद की जा रहे हैं। बागियों के अपने मकसद में नुमाया कामयाबी हासिल हो रही है। तुमने कहा था कि बागी उन पर ललकार और कारवार करेंगे, लेकिन ये तो शबे खून मारा गया। जब तसादुम ही शुरू नहीं हुआ तो शबे खून कैसा? हो सकता है कि ये बेशुमार घंटियां ललकारने ही के लिए बजाई जा रही हूँ। जंगो जदल के लिए भी इन लोगों ने अपने असूल बनाए हुए होंगे। अचानक कोठरी वाले दरवाजे से कोई हाँफता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में राइफल दबी हुई थी। उसने वहीं रुककर अपनी बोली में जोर से कुछ कहा। हमारे दोनों निगरान पलट कर उसकी बात सुनते रहे। बात खत्म करके वो आदमी उस तेजी से वापस चला गया जिस तेजी से नमूदार हुआ था। दोनों निगरान भी बगडट उस तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने हमारी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा था। मैदान साफ होते ही वीरा हम दोनों की तरफ दौड़ी चली आई। गजाला उसके पीछे थी। इससे पहले कि वो लोग वापस आए, हमारी रस्सियां काट दो। सुल्तान शाह ने कहा, इतनी अकल मुझे भी है, थोड़ी देर तक चुपचाप लटके रहो। वीरा ने तुर्शी से कहा। फिर गजाला के साथ मिलकर मेरे पैरों से बंधी हुई रस्सी खोलने में मसरूफ होगी। मैंने उन दोनों को याद दिलाया कि मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं। अगर पहले मेरे हाथ आजाद कर दिए जाएं तो मैं खासी हद तक अपना बोझ सहार सकता हूँ। सुल्तान शाह की जुबान फिर चल पड़ी। बाहर अफरा तफरी फैलने के बाद वो कुछ बेशाश नजर आने लगा था। हकीकत ये थी कि इस तब्दीली से मुझे भी खुशी हुई थी। अगर बागियों को कामयाबी हासिल हो जाती तो हमें बदतरीन ज़हनी अजियत से फिलफोर निजात मिल सकती थी। बसूरत दीगर मुझे काबुल की खाक छाननी पड़ती, जिसके नतीजा खेज होने के बाद हम लोगों को पाइंदा गुल के आईनी चुंगल से आज़ादी मिल सकती थी। मैं चंद ही मिनट में अपने कदमों पर खड़ा हो गया। कई घंटों तक मुसलसल उल्टा लटके रहने की वजह से मेरी पिंडलियां दुखने लगी थी और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। लेकिन वो वक्त इन आर्जी तकलीफों पर ध्यान देने का नहीं था। हम तीनों मिलकर सुल्तान शाह को आज़ाद कराने में मसरूफ हो गए। सुल्तान शाह पूरी तरह आज़ाद नहीं हो पाया था कि कोठरी की तरफ से धमक सुनाई थी। हम सब चौकन्ने हो गए। आने वाला कंदूर खान था। उसके पुष्ट पर एक थैला लदा हुआ था। उसने दरवाजा अबूर करते ही वो थैला जमीन पर रखा तो लोहे की हल्की सी खनक फिजा में गूंज कर रही। इस थैले में हथियार और फाजिल राउंड्स हैं। उसने वहीं से कहा, तुम लोग मछलियां गुल करके यहीं छुपे रहो। अगर कोई इधर आए तो बेदरेक भून देना। हालात काबू में आने के बाद मैं वापस आऊंगा। इस वक्त तक तुम हर कीमत पर यहीं छुपे रहना। तो बाहर निकले तो तुम्हारी जिंदगी की कोई समाधान नहीं होगी। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैं दौड़ता हुआ उसके नजदीक पहुंच गया। मैंने उसका बाजू थाम कर पूछा, कम से कम इतना तो बताते चले जाओ कि ये सब क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। इस वक्त मैंने हर एहतियात को बालाए ताक रख दिया था। मुझे अंदाजा था कि हवेली में अंदरूनी हिफाजत और निगरानी का सारा निजाम दरहम बरहम हो चुका था। बैरूनी खतरे ने पाइंदा गुल के हर आदमी को आसान खता कर दी थी। अभी सिर्फ घंटियां बच रही हैं और दुश्मन अपना एमुनेशन बर्बाद कर रहे। सुबह की पहली किरण के साथ तबल बजा दिया जाएगा और दिन चढ़े गालान पर यलगार शुरू हो जाएगी। वो जल्दी जल्दी बोलने लगा। सब कुछ मंसूबे के मुताबिक होता चला गया तो अंधेरा फैलने से बहुत पहले हम यहाँ काबिज हो चुके होंगे। वो फौरन ही वापस चला गया। इसी स्ना में सुल्तान शाह भी सीधा खड़ा हो चुका था। वो तीनों बहुत तेजी से मेरी तरफ आए। मैंने थैले में से सब मशीन गन निकाली। हमारी तादाद 4 थी, लेकिन थैले में 6 सब मशीन गन्नें थी। फाजिल मैगजीन और गोलियों से भरे हुए डिब्बों की तादाद बहुत काफी थी। चारों ने फौरन ही अपनी अपनी गन्नों में भरे हुए मैगजीन चढ़ा लिए। मछलें बुझा दो। हम अंधेरे में दरवाजे के करीब ही रहेंगे ताकि आने वालों पर पीछे से ब्रस्ट मार सके। मैंने कहा, सन्नाटा होने तक हम यही छुपे रहेंगे। हथियार वगैरह मिल जाने के बाद हर एक का हौसला बुलंद हो गया था। आनंद फानन में उस मतरूक बाड़े की तमाम मछलें बुझा दी गईं और हम 2-2 की टोलियों में दरवाजे के दाएं बाएं बैठ गए। इस बार गजाला मेरे साथ थी और वीरा सुल्तान शाह की तरफ जा घुसी थी। बाहर होने वाली फायरिंग मान पड़ते पड़ते रुक गई। लोगों के पास फालतू गोलियों के जखायर खत्म हो गए थे। यहाँ नींद की झोंक में बिस्तरों से निकलने वाले मकामियों को होश आ गया था कि वह हवा में गोलियां बरसाकर खुद अपनी कब्र खोद रहे थे। हवेली में से की जाने वाली फायरिंग चंद मिनट के बाद ही रोकी जा चुकी थी। शायद अंदर वालों को अपने मैगजीन और जेबें खाली करने के बाद कुमक लेने के मौका पर जरूरी हदायत दे दी गई थी। हर तरफ से सिर्फ घंटियों का शोर सुनाई दे रहा था। भांत भांत के लातादाद हथियारों के भयानक शोर के बाद वो मुतरन्नम आवाजें कम अज कम मुझे बहुत खुशगवार महसूस हो रही थी। हमारी निगरानी करने वालों की मजनूनाना फायरिंग ने पूस और मक्खी से बनी हुई छत में काफी बड़ा शिगाफ डाल दिया था, जिसमें से तारों भरा आसमान नजर आ रहा था।
घोर स्याही में सुबह के उजाले की कोई झलक मौजूद नहीं थी। मैं दहल कर रह गई हूँ। गजाला मेरे शाने से सर टिकाकर थकी हुई आवाज में कह रही थी, इक्का दुक्का जनूनियों से तो मेरा भी वास्ता पड़ चुका, लेकिन ये तो पूरे का पूरा कबीला वैशी और खून आशाम मालूम हो रहा है। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। सुबह की रोशनी फैलने के साथ साथ ये पहाड़ियां खून में नहा जाएंगी। इनमें आपस की रिश्तेदारियां चलती हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि दोनों हरीफ किस जिगर के साथ एक दूसरे के खिलाफ सफारा हो सकेंगे। मैंने ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा, फायरिंग थम गई है, क्या हमारा यहाँ रहना जरूरी है? उसने लहजा भर सकूत के बाद पूछा। हवेली का कंट्रोल अभी तक पाइंदा गुल के हाथों में है और वो हमसे बरहम है। हमने अंदर जाने की कोशिश की तो इस बार वो लोग हमें उल्टा लटकाने के बजाय चिल्लाट में मार ही डालेंगे। अगर ये मवेशियों का बाड़ा ही है तो इसमें रेवड़ लाने का कोई दरवाजा भी तो होगा। क्या हम उधर से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर सकते? ना कुछ करने से कुछ ना कुछ करना हमारे हक में बेहतर हो सकता है। घंटियों की आवाज बता रही है कि बागी कालान की ढलानों पर हर तरफ फैले हुए हैं। हो सकता है कि हवेली के गिर्द पाइंदा गुल के साथी भी घेरा कायम कर चुके हों। अंधेरे में हम उनमें से किसी की गोली का भी निशाना बन सकते हैं। हमें यहीं रहकर बाजी उलटने का कोई नतीजा अखज करना होगा। मुनासिब वक्त पर कंदूर खान खुद हमें निकालेगा। ओह, मैं तो भूल ही गई थी। तुमने इतनी भीड़ में इस कबायली को कैसे राम कर लिया? मैं उसे कंदूर खान के बारे में बताने लगा। दरवाजे की जानिब से भी दबी दबी सरगोशियों की आवाजें आ रही थी। सुल्तान शाह के लिए यकजा होकर खामोश रहना बहुत दुश्वार था। कहीं करीब ही एकाएक ही राइफल के 2 फायर हुए, फिर सन्नाटा छा गया। शायद पाइंदा गुल के आदमी बागियों को ये जताना चाह रहे थे कि वो पूरी तरह चौकन्ने हैं और उनकी चाल को समझ चुके हैं। इसलिए फायरिंग मौकूफ करके उनके खूनरेज इस्तकबाल के लिए वो घात लगाए बैठते। क्या तुम्हें यह बात अजीब नहीं मालूम हो रही कि खुनक रात में बहुत से आदमी चट्टानों पर बैठे घंटियां बजाए चले जा रहे हैं, लेकिन इन घंटियों का खातर खार रद्द-ए-अमल काफी देर से मौकूफ हो चुका है। गजाला ने कहा, यहाँ की हर बात अजब बल्कि नाकाबिले फहम है। तुम्हें कोई भी सीधी बात नजर आई हो तो बताओ। मुझे अपने सवाल का जवाब चंद मिनट बाद मिल गया। बागियों ने गजाला ही के अंदाज में अपनी हरकतों का नाकदाना जायजा लेकर घंटियां बजाना बंद कर दी। उनकी इस अकलमंदी के नतीजे में हर तरफ गहरा सकूत तारी हो गया। मुझे इस खामोशी से उलझन होने लगी। जब अंधाधुंध फायरिंग चल रही थी, हम लोग भी अपने किसी हरीफ को बेफिक्री से बाढ़ पर रख सकते थे। अफरा तफरी और शोर में किसी को भी अंदाजा न हो पाता कि हमने मतरूक बाड़े में आती हथियार इस्तेमाल किए। सन्नाटे में चलाई जाने वाली एक गोली भी भड़के हुए शिंगारियों को दीवाना बना सकती थी। शायद मेरी बात बागियों तक पहुंच गई। खामोशी छा जाने के बाद गजाला ने कहा, मेरा साथ मुयस्सर आ जाने पर उसके लब लहजे में सुकून और तमानियत के साथ शीरीनी भी पैदा हो गई थी। उसकी आवाज से अंदाजा ही नहीं हो रहा था कि वो थोड़ी देर पहले बहुत ज्यादा खौफजदा और परेशान थी। अब अगर कोई इधर आ निकला तो हम उसे गोली का निशाना नहीं बना सकेंगे। इतनी सोच विचार न करो, वो बेपरवायाना अंदाज में बोली। कोई आए तो आंखें बंद करके उसे भून दो। कंदूर खान के लाए हुए थैले में गोलियों की इतनी वाफर मिकदार है कि हम बहुत देर तक अपना दिफा कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि तुम्हारा हौसला इतना बुलंद है, लेकिन दुआ करो कि हमें इस आजमाइश से ना गुजरना पड़े। ये दुआ तो मैंने जुबान न खोलने से पहले ही मांग ली थी, उसने कहा और दबी दबी आवाज में हंस पड़ी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे कानों में हजारों जलतरंग धीमे सुरों में बज उठी हूं। मैं उसी सुरूर में खोया हुआ था कि किसी हेविले ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया। मेरा हाथ बेख्तियार अपनी सब मशीन गन पर गया, लेकिन उसी लम्हे सुल्तान शाह बोल पड़ा, यहाँ तो सारा खेल ही मान पड़ गया। हम कब तक अंधेरे में दुबके बैठे रहेंगे? मुझे फहशत हो रही है। तुमने कहा था कि हमें सन्नाटा होने तक यहाँ रहना होगा। यह आर्जी सन्नाटा है, असल गड़बड़ उजाला फैलने के बाद शुरू होगी। फिलहाल खामोशी से अपनी जगह बैठे रहो। अजीब मुसीबत है। वो बुड़बुड़ाया, फिर ऐसा करो कि वीरा को मेरे पास से हटा दो। क्यों? क्या वो तुम्हें खा रही है? उसकी बेवक्त की रागनी पर मुझे गुस्सा आ गया। थोड़ी सी आजादी और एक गन मिल जाने के बाद उस पर खरमस्तियां सवार हो रही हैं। उसकी आवाज से बेबसी मुतरश्य थी। हर 5 मिनट के बाद इसे अपने कपड़े में किसी कीड़े के घुस जाने का वहम हो रहा है। इतने गहरे अंधेरे में कीड़ों को तलाश करना मेरे बस से बाहर है, मगर वो मुझे तंग करने पर तुली हुई है। तुम थोड़ी देर के लिए गजाला को इधर भेज दो ताकि ये इसके सारे कपड़े झाड़ दे। मैं तुम्हारे साथ बैठ जाता हूँ। मैंने दानिस्ता दोनों औरतों को यकजा नहीं किया। कोई इधर आ निकला तो हमले में पहल मुझे या तुमको करनी होगी। इन वैश्यों को जेर करना इन औरतों के बस की बात नहीं है। चलो वापस अपनी जगह पर जाओ। वो औरत नहीं, पूरी मुसीबत है। तुम उधर ही चले जाओ। वो डठाई से वहीं बैठ गया। कभी कभी इसकी बात भी मान लिया करो। गजाला ने नरमी से उसकी सिफारिश की। तुम्हें मालूम है कि वो अक्सर इसके साथ शरारतों पर तुली रहती है और ये बेजार हो जाता है। मैंने गहरा सांस लेकर अपनी जगह छोड़ दी और वजनी थैला उठाकर वीरा की तरफ चल दिया। गुड। वीरा ने सरगोशियाना लहजे में मेरा इस्तकबाल किया। मुझे मालूम था कि तुम मेरे पास आओगे। तुम पागल हो, मुझे सुल्तान शाह ने जबरदस्ती इधर भेजा है। मैंने जल्ला कर कहा, क्या मैं उसे काट रही थी? उसने तुन लहजे में सवाल किया। तुमने उसके साथ कीड़ों का क्या चक्कर चलाया था? मैंने बरहमी से पूछा। कीड़े? उसकी आवाज तहय्युर ज़दा थी। मैं उसे ये बता रही थी कि कभी कभी इसके दिमाग के कीड़े मुझे अपने बदन पर रेंगते हुए महसूस होते हैं। उसने ये बात तुम्हारे कान में भी फूंक दी। बाज़-औक़ात तुम्हारी हरकतें नाकाबिले बर्दाश्त। मैं बोलते बोलते यकायक खामोश हो गया क्योंकि मेरे कानों ने किसी के कदमों की धमक महसूस कर ली थी।
कि आज कोठरी से बाहर वाली राहदारी में कोई मौजूद था। इस वक्त तक मैं उन लोगों से जो कुछ भी कहता रहा, उससे कतई नजर मुझे ये इत्मीनान था कि हम लोग हवेली के अक्कम में बने हुए बाड़े में मौजूद थे और कोठरी से मुल्हिक राहदारी अमूमन वीरान ही रहती थी। फिर घंटियों की चोर ने जो फिजा पैदा कर दी थी, उसके नतीजे में सारे चिंगारियों का रुख पाइंदा गुल के कमरे या हवेली के खुले सेहन की तरफ होना चाहिए था, जहाँ फैसले किए जा सकते थे। इस दूर उफ्तादा हिस्से में किसी की गैर जरूरी आमद और रफ्त का इम्कान कम ही था, लेकिन बाहर से सुनाई देने वाली आहटों ने मुझे मुस्तरिब कर दिया। पहाटे करीब आने के साथ ही वाजियों की कुछ तंग कोठरी में दाखिल हुआ और मैं अपनी सब मशीन गन थाम कर सीधा खड़ा हो गया। बंद दरवाजा खुला, लेकिन फौरन कोई नमूदार नहीं हुआ। जादू कोठरी में रुककर बाड़े में फैली हुई तारीख का जायजा ले रहा था। वीरा भी इस वक्त तक मेरे साथ पोजीशन ले चुकी थी। कोठरी में से एक धीमी मर्दाना आवाज उभरी। उसका मुख्तसर सब फिक्रा नाकाबिल फहम था, लेकिन लहजा इस्तफसार तरफ था। हो सकता है कि उसने मकामी बोली में कोई सवाल किया हो। लम्हा भर इंतजार के बाद उसने बाड़े में आने का फैसला कर लिया। यूं ही उसका सर दरवाजे के तारीख खला में से नमूदार हुआ। मैंने अपनी सब मशीन गन की नाल थाम कर उसका वजनी दस्ता पूरी कुव्वत से उस पर रसीद कर दिया। मुझे खौफ था कि कहीं मुझसे पहले कोई फायर न खोल बैठे। खट की आवाज के साथ ही आने वाले के मुंह से हल्की सी करार निकली और वो मुंह के बल जमीन पर ढेर हो गया। इसकी पिंडलियां कोठरी में ही रह गई थी। वो बारिश वजूद बहुत वजनी था। सुल्तान शाह की मदद से मैंने उसे बाड़े में घसीट कर दरवाजा बंद कर दिया। दोनों औरतों को होशियार रहने की हदायत करके हम अपने शिकार को घसीटते हुए एक दूर उफ्तादा गोशे में ले गए, जहां वो आसानी से नजर नहीं आ सकता था। नरखरा दबाकर इसका किस्सा तमाम कर दो, मैंने सर्द लहजे में सुल्तान शाह से कहा। वो झुका और कोई मुशक्कत किए बगैर चंद सानियों बाद सीधा खड़ा हो गया। उसकी खोपड़ी का हशर किसी खरबूजे जैसा हो गया है। नब्ज खामोश है और दिल बेजान। अब वापस चलते। वो कौन था और किस इरादे से वहां आ रहा था, ये सब सवाल मेरे लिए अहम थे। इत्मीनान बख्श बात यह थी कि हमारी आजादी को लाहक होने वाला एक संगीन खतरा बहुत खुश असलूबी के साथ टल गया था। मरने वाले ने वाहिद जुमला मकामी बोली में अदा किया था। उसका एक ही मतलब था कि उसे बाड़े में किसी शिंगारी की तलाश या मौजूदगी तवक्का नहीं थी। वो अकेला ही इधर आया था, लेकिन उसके बाद कोई भी उसी उम्मीद या तलाश में इधर नाजल हो सकता था। मैंने उन तीनों को यकजा करके सख्त लहजे में उस खतरे से आगाह कर दिया और उन्हें बताया कि मेरी तरफ से इजाजत किए बगैर कोई किसी पर गोली नहीं चलाएगा। मेरी पहली कामयाबी के बाद उस फैसले पर एतराज करने की कोई गुंजाइश नहीं रही थी। पाइंदा गुल के हामियों की तरफ से गाये बगाए इक्का दुक्का फायर होते रहे, लेकिन घंटियों का शोर एक बार खत्म होने के बाद दोबारा सुनाई नहीं दिया। अपनी सजायाबी के दौरान वक्त एक जगह ठहरा हुआ मालूम हो रहा था, लेकिन आजादी मिलने के बाद वक्त गुजरने का एहसास नहीं हुआ। हत्ता कि छत के चौड़े शगाफ में से आसमान पर हल्की सी सफेदी नमूदार होने लगी और गालान की फिजा में गरेदार नकारे दन दना दन गूंजने लगे। इस वक्त तक कंदूर खान का कहा हुआ हर लफ्ज दुरुस्त साबित होता चला आ रहा था। बागियों की तरफ से तबले जंग बजा दिया गया था और सरदार पाइंदा गुल की कलाबंद हवेली पर किसी भी लम्हा लश्कर कशी का आगाज हो सकता था, जो दोनों में से किसी एक फरीक के मुकम्मल फतेह तक जारी रहता। जंगी नकारे की बुलंद आवाज में मौत की हैबत रची हुई थी। बाड़े के दरो दीवार से मुझे अचानक ही हसरत छलकती नजर आई। शिंगार वैली में सरदार पाइंदा गुल की अजमत और जबरूत की वो तमाम निशानियां किसी भी वक्त घंटियों वालों के हाथों पामाल होने वाली थी। अचानक मुझे ख्याल आया कि उस जंग के पहले मकतूल को जो मेरे हाथों मारा गया था दिन के उजाले में देख लूं ताकि मालूम हो सके कि वो कौन था। मैं अपनी सब मशीन गन समेत उस तरफ चल दिया जहां लाश पड़ी हुई थी। सीना तक आई हुई बेतरतीब ताड़ी और घुंघराले बालों की बिना पर मैंने उसे दूर ही से पहचान लिया। वो उन दो मकामियों में से एक था जो पिछली सुबह संदल खान के साथ हमारी अंग्रेजी बोलचाल की तहकीकात करने आए थे। वो संदल खान का हरीफ शाह वजीर नहीं तो उसका साथी जरूर था। उसके खुले हुए पपोटों में पुतलियां ऊपर चढ़ी हुई थी और आंखों से झांकती हुई गैर फितरी सफेदी बहुत भयानक लग रही थी। वो नंगी जमीन पर चित पड़ा हुआ था। उसकी पिचकी हुई खोपड़ी से बहने वाला खून खासी दूर तक लोथड़ों की सूरत में जम चुका था। यह अजीब इत्तेफाक था कि संदल खान पाइंदा गुल के वफादारों में शामिल था और मैंने बागियों से साजबाज करने के बावजूद बेखबरी में सबसे पहले उसी के हरीफ या उसी के किसी करीबी साथी को हिलाक कर दिया था। मैं अपनी जगह पर वापस लौटा। उजाला तेजी के साथ फैलता चला जा रहा था। रात के अंधेरे में हमारे लिए खुद को छुपाए रखना बहुत आसान था, लेकिन रोशनी फैलने के बाद वो आसानी हमसे रुखसत हो चुकी थी। सायादार बाड़े में सपाट जमीन और 24 सहारों पर रुके हुए छप्पर के अलावा कोई ऐसी आड़ नहीं थी जो हमें पनाह फराहम कर सके। बस वो कोठरी थी जो एक संदूक की सूरत में बाड़े में बनी हुई थी। हमारे लिए उसकी बगली दीवारों की ओट के सिवा कोई जाय पनाह नहीं थी। हम सामने सट कर दीवार के साथ बैठ गए। जंगी नकारा काफी देर तक गूंजता रहा। फिर हवेली के किसी हिस्से में यके बाद दीगरे राइफल के 3 फायर हुए और नकारा खामोश हो गया। वो अमल इतना हम आहंग था कि लम्हा भर के लिए शुबा होता था कि राइफल की तीसरी गोली ने नकारे पर तने हुए चमड़े को फाड़ डाला था, लेकिन ऐसा नहीं था। वो नकारा दूर कहीं बज रहा था। गोलियां हवेली से दागी गई थी
इस खून शाम कबायली माहौल में कई दिन गुजारने के बाद मेरे लिए समझना बहुत मुश्किल नहीं रहा था कि बागियों ने नकारा पीटकर ऐलान जंग किया था और हवेली वालों ने गोलियां दाग कर मुकाबला करने का ऐलान कर दिया था।